मैम बता देगा। जी बोलिए। मैम मैम एक बार जहाँ से आपने बताया था कि विटनेस को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद से थोड़ा वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जामिनेशन करेंगे पार्टीज का, उसके बाद से विटनेसेस विटनेसेस के बाद में। विटनेसेस के बाद से, हाँ क्या होगा, पक्षकारों के साक्ष्य को बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी कि विटनेसेस को बुलाया जाएगा कि आप अपना एविडेंस रखिए, प्लेंटिफ को बोलेंगे, डिफेंडेंट को बोलेंगे आप अपना एविडेंस रखिए। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर जब तक आप एविडेंस लेकर के आ रहे हो और न्यायालय को लगता है कि मुझे एक बार कार्रवाई को रोकना चाहिए बीच में, तो वो क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, यानी कि एडजर्नमेंट पास कर देगा। और अगर लगता है कि नहीं कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसी दिन हो सकता है विटनेसेस आ जाए, तो फाइनल हियरिंग कर देगा। ठीक है, जैसे ही फाइनल हियरिंग करता है या तो उसी दिन जजमेंट पास कर देगा या अपना फैसला अपने तक सुरक्षित रख लेगा और एक जजमेंट का दिन है वो डिसाइड कर देगा, है कि नहीं। अब देखिए जैसे ही आपका जजमेंट आ गया, क्योंकि जजमेंट अचीव करना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या होती है, उस चीज को एग्जीक्यूट करवाना। क्यों एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन वो एक फल के स्वरूप है जो आपके सामने पड़ा तो है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। तो जजमेंट आ गया, दैट इज द प्रूफ, और वो प्रूफ डिग्री होल्डर को मिलना चाहिए, यानी जिसके फेवर में डिग्री गई उसको मिलना चाहिए, दैट इज निष्पादन, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन भी अपने आप में एक लंबी चौड़ी कार्रवाई है जिसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट रूल्स है ऑर्डर 21 के अंदर वो देखेंगे, और जिसके जो सेक्शंस है 36 से लेकर के 70 को, मैं फिर बोल रही हूँ रेंज बहुत जरूरी है, रेंज कैसे याद करनी वो भी बताइए, उसकी भी ट्रिक चलेगी कि रेंज कैसे याद करनी, क्योंकि रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट और जीरो स्पेशली। तो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करवा दोगे प्रोसीडियर को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप अपील में जा सकते हो, है कि नहीं, या तो उसकी अपील करवा दो या उसका निष्पादन करवा दो। अब अपील नहीं हो सकती तो फिर क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे वो एक अलग चीज है। यहाँ पे दो ऑप्शन क्यों दिए गए, दो ऑप्शन इसलिए दिए गए क्योंकि एक पलड़े को बराबर, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, सिविल लॉ है एक तराजू है, उसको क्या रखना है, आपको बराबर रखना है। तो जितने राइट्स आपने प्लेंटिफ को दे रखे हैं आपको उतने डिपेंडेंट को भी दे रखे हैं। तो ये जो अपील का राइट होता है किसका होता है, हमेशा जजमेंट राइटर का होता है, और आप क्या बोल सकते हो, डिपेंडेंट का होता है कि नहीं। भाई अगर उसके फेवर में नहीं आएगा जजमेंट तो वो क्या बन जाएगा, जजमेंट राइटर, और जिसके फेवर में जजमेंट आ गया वो क्या बन जाएगा, डिग्री होल्डर, या फिर अपन बोलते हैं प्लेंटिफ होते तो प्लेंटिफ भी फिल करना है, दैट्स एग्जाम। तो अपील का राइट किसके पास में है, डिफेंडेंट के पास में, जो लूजर पार्टी उसके पास में, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है क्योंकि वो इस फैसले से खुश नहीं है। और एग्जीक्यूशन का राइट किसके पास में है, डिग्री होल्डर के पास, क्योंकि वो निष्पादन करवाएगा, वो क्या बोलेगा, राहुल जी ने पोजेशन कर रखा था, सपोज करो आप ही जीत गए, शुभम जी जीत गए, यहाँ से शुरू हुआ था, शुभम जी जीत गए, राहुल जी इज अ लूजर पार्टी, इज अ विनर पार्टी, यानी डिफॉल्टर पार्टी पर बोल सकते हैं। अब क्या होगा, इनको ये तो कहेंगे भाई मैं तो नहीं खाली कर रहा, देखते क्या करेगा, ये क्या करेंगे, शुभम जी एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम वहां के एसडीओ को नोटिस जारी करते हैं, वो वहां की पुलिस फोर्स को बुला करके उनको निकलवा देगी। फिर क्या होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, देखते होंगे आप निजी जिंदगी में बुलडोजर भी चलता है, पूरे पूरे घर टूट जाते हैं एग्जीक्यूशन के टाइप में, तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आप घर खाली कर दीजिए, फिर नहीं करते तो क्या करते हैं कि अवैध कब्जा आपने कर रखा है, उसके प्रारूप में क्या कर देते, अतिक्रमण कर देते, यानी कि बुलडोजर चला देते। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। सो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सीपीसी। अब आप देखिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से पहले पार्टीज बनी, दैट इज ऑर्डर 1, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दैट इज ऑर्डर 2, आपने एडवोकेट अपॉइंट किया, दैट इज ऑर्डर 3, एडवोकेट करने के बाद आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, दैट इज ऑर्डर 4, जिसको हम क्लाइंट के साथ पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्डर 7, जैसे ही समन जारी हुआ, दैट इज ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 के बाद जैसे समन जारी हुआ, उन्होंने जो राहुल जी ने अपना क्या रखा, डिफेंस रखा, किसके थ्रू, रिटन स्टेटमेंट के साथ, दैट इज ऑर्डर 8। आप उसके बाद में दोनों पार्टीज क्या होती है, अपीयर होती है, दोनों पार्टी जैसी अपीयर होगी, दैट इज ऑर्डर 9। दोनों पार्टीज की क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है अपीयरेंस के बाद में, दैट इज ऑर्डर 10। उसके बाद क्या होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं, दैट इज ऑर्डर 14। फर्स्ट हियरिंग होती है इश्यूज फ्रेम होने के बाद में, दैट इज ऑर्डर 15।
आफ्टर दैट आपके विटनेसेस आएंगे, दैट इज ऑर्डर 16। अगर बीच में स्थगित होती कार्रवाई, एडजर्नमेंट लगता है, दैट इज ऑर्डर 17। और फाइनल हियरिंग होगी, दैट इज ऑर्डर 18। दिस इज ऑर्डर 20 एंड दिस इज ऑर्डर 21। दिस इज ऑर्डर 40 as general. This is the overview. This is not a in-depth overview है। बीच की जो stages है वो भी अपन पढ़ेंगे, वो भी अपन रिकवर करेंगे। भाई अगर नहीं प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहा तो उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए भी भेजेगा, आप डिस्कवर करके लेकर आइए। हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट क्या करेगा, अपने पास रख के रिटर्न करे, ठीक है, यानी कि आप रिटर्न भी कर सकते हो, प्रोड्यूस करना उसको, तो वो सब चीजें भी अपन बीच बीच में देखते हैं। So this is the overall view of the CPC। अगर हम देखा जाए कि अपन को सूट इंस्टीट्यूट करके और सूट के जजमेंट तक पहुंचना, that is all about the CPC। अब अगर आप अपन इन टोटल अगर देखा जाए तो आज अपन लोगों ने जो जो पढ़ा वो मैं एक बार कंक्लूड करती हूँ। अपन ने शुरुआत करी थी सबसे पहले प्रॉब्लम्स, क्या क्या पैटर्न रहता है उस हिसाब से अपन लोग पढ़ेंगे। सेकेंडली जो अपन ने बात करी थी वो बात करी थी मेमोराइजेशन, कि अपन कैसे कैसे मेमोराइज करेंगे। अब कल से जो अपना सिनेरियो शूट होगा वो यही होगा, मेमोराइजेशन ऑफ द टिप्स, मतलब जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स है रिगार्डिंग द पार्ट, रिगार्डिंग द सेक्शन। जैसे अभी अपन सेक्शन 2 लेके चलेंगे, उसमें पूरी 20 की 20 डेफिनेशंस है, वो आपको कैसे की स्टोरी फॉर्म में याद होगी और मात्र 5 मिनट में याद होगी। 5 मिनट से खेल है, इससे ज्यादा नहीं है। एक बार आपने अच्छे से कमांड कर ली ना, उसको 2 बार घर पे जाके पढ़ लिया, तीसरी बार अगर आपको 6 महीने बाद में पूछेंगे ना याद रहेगी, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी करने में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में याद हो जाता है। और टिप्स तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि लॉ बहुत वाइड है, लॉ इजी है बट वाइड है, याद नहीं होता, दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद में अपन लोगों ने सिवी रेमेडियम जो एक मैगजीन था उसको लेके चले थे, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रॉन्ग। उसके बाद अपन ने डिफरेंस किया था सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के ऊपर, ठीक है। अपन लोगों ने क्या बोला था कि सिविल लॉ इज डिपेंड ऑन द रूल ऑफ प्रिकॉन्डेंस, whereas criminal law is depend on the beyond reasonable doubt, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने एक जो स्टेप्स थी ऑर्डर की वो लेकर के चले थे, ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले अपने पार्टीज को फ्रेम किया था, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दैट इज अ कॉज ऑफ एक्शन। उसके बाद में क्या हुआ, प्लेंटिफ बोलता है कि मैं प्लेंटिफ एक एडवोकेट अपॉइंट करता है और फिर बोलते हैं मैं सूट इंस्टीट्यूट करूंगा प्लेंटिफ थ्रू। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट कर देते तो डिपेंडेंट क्या करेंगे, उनके ऊपर समन जारी होता है, वो अपना डिफेंस रखते हैं रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। दोनों पार्टीज कोर्ट में प्रेजेंट होती है, उनकी एग्जामिनेशन होती है। जैसे ही एग्जामिनेशन कर लेते हैं, कोर्ट का क्या काम है, इश्यूज को फ्रेम करना। जैसे ही इश्यूज फ्रेम हो गए उसके बाद में हियरिंग की डेट फिक्स हो जाएगी। जैसे ही डेट फिक्स हो गई उसके बाद क्या किया जाएगा, हियरिंग है उसको करवा करके कोर्ट बोल देगा, अगर आपको या तो डिस्पोज ऑफ कर देगा या बोलेगा आप अपने साक्ष्य को रिप्रेजेंट करिए, मतलब कि अपने विटनेसेस को लेकर के आइए। विटनेसेस आए कोर्ट में, कोर्ट फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेगा और जैसे ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा वो अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। So these are the steps which involves in the procedure of the civil rights. क्या डिफेंस करने का राइट है वो मैंने ऑर्डर 8 में बताया। ऑर्डर 1 में तो आप और शुभम जी दोनों पार्टी बने थे, प्रॉपर्टी दोनों पार्टी बने थे ना। पहले मैंने क्या बताया, इधर शुभम जी वो तो प्लेंटिफ है और उधर डिफेंडेंट है, तो आप तो पार्टीज बन रहे हो। उसके बाद आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, फिर ही तो राइट राइज होगा ना, आपका भी और आपका भी। इस वजह से यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट बोलते और क्रिमिनल में इसमें क्या बोलते, राइट ऑफ डिफेंस। सीआरपीसी में पढ़ोगे आप प्रोविजंस में आगे। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ सीपीसी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, कुछ भी रेलेवेंट, किसी को ऑनलाइन में कुछ डाउट हो तो प्लीज बताइए। आज बहुत बेसिक सा मैं लेके चली हूँ, कल से अपना इंटरप्रिटेशन क्लॉज शुरू हो जाए, दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो आप 2 क्वेश्चंस वहां से आए, सिर्फ आपको 20 डेफिनेशंस है, वो कितने मार्क्स दिलवा के ले जाएगी, 2 क्वेश्चंस मतलब 6 मार्क्स है कि नहीं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का तो है, तो अब इसीलिए तो मैंने 120 से 130 क्यों हो रहे थे, इतने क्वेश्चंस थोड़ी ना आएंगे। क्वेश्चन आपको कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। सीपीसी एंड रीडिंग ड्राफ्टिंग देखा जाए दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन, 1 से 10 क्वेश्चन, 1 से 35, और 2-4 अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हो, होते ऊपर तो होते हो। इस वजह से बोल रही हूँ कि एक सब्जेक्ट है, कमांड अच्छी कर लो,
मार्क्स कहीं लूज नहीं होते। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे का फर्दर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार, आपकी खुद की भी है कि आप लोग एक बार इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ करके आइए, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो पढ़ाने का रूटीन रहेगा वो ये रहेगा कि मैं 2 दिन पढ़ा के 1 दिन पूरा रिकॉल करूँ। जो नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉल करोगे आपको उतनी जल्दी याद हो, कंसेप्ट उतनी ही जल्दी माइंड में आए। अगर आप रिकॉल नहीं करोगे, सब कहते हैं ना सुपड़े के ऊपर टुकड़ा साफ, वो वाली चीज। लॉ एक ऐसी चीज है, अगर आप 15 डेज के इंटरवल्स में नहीं पढ़ोगे ना, भले आईपीसी सीआरपीसी आपको उठा के देखना पड़ेगा, तो सुपड़ा साफ, ये चीज है। सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा, भूल जाओगे। अगर 6 महीने आईपीसी नहीं पढ़ी ना, तो ये भूल जाओगे मर्डर कहाँ पे दे रहा है, उसको पनिशमेंट कहाँ दे रहा है, कि कितनी पनिशमेंट है। दिस इज द ट्रू रियलिटी। आप खुद देख लेना, अगर आपको कभी गैप लगा हो 1 साल का, ऐसा है काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब परस्यू करी आफ्टर लॉ, और उसके बाद में ऐसे सेक्टर में चले गए जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ पे क्रिमिनल लॉ का कुछ काम ही नहीं है, या हो सकता है क्रिमिनल लॉ में चले गए जहाँ पे सिविल लॉ का कुछ काम नहीं है, तो भूल जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट अपने आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, इट्स नॉट अ मैथ्स कि आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसमें डाले डिजिट्स डाले, ऐसे नहीं डाले तो चलो ऑप्शंस डालते हिडन ट्राई करते हैं, एक तुक्का तो सज जाएगा और टिक हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल है, चीज होगी तो यही होगी, वरना नहीं होगी। सेकेंडली, तो आपके साथ प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे ही आप पढ़ा, आपने ठीक है एक सब्जेक्ट पढ़ा, आप एग्जाम देने बैठे, वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो भी आपके माइंड में ऑप्शन आते हैं ना, टिक दैट, क्यों? क्योंकि वो सही होता है। घर आकर के फिर आप क्या करते हो, वहां पे फिर आप ज्यादा दिमाग लगाते हो, चेंज कर देते हो ऑप्शन, घर आके आप ऑब्जर्व करते हो, बोलते हो ओह शिट यार सही था, और देखो 2 नंबर से रह गया। ये होता है क्योंकि स्टूडेंट है, प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो वहां पे क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है लॉ में, अपनी तरफ से दिमाग मत दौड़ाओ, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल लॉ एंड प्रैक्टिकल दोनों में डिफरेंस है। जो थ्योरी में होता है वो प्रैक्टिकल नहीं। यहाँ तो हम पढ़ेंगे कि आप स्थगित कर सकते हो, 3 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं दे सकते, और हम वहां कोर्ट में जाते हैं, वहां पे तो हम एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट लेते रहते हो, और कोर्ट पास भी करते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं वो हमें भी नहीं पता, ना कोर्ट को पता है कि नहीं। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पे आप समझ पढ़ोगे, 30 दिन के अंदर पेश होना है, वहां पे तो 1-1 साल निकल जाते हैं, समझ ही नहीं जारी हो रहे, एक बार दूसरा रिजेक्ट होकर गया, फिर रजिस्टर्ड नोटिस भिजवा रहे, फिर ये कर रहे, साल 1.5 साल तो समन जारी करने करने में लग जाता है। एग्जैक्टली, आप चेक बाउंस के केस में देख लीजिए, एनआई में होते रहते, तो वही है ना। तो थ्योरेटिकल इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। प्रैक्टिकल में अभी मत जाइए, जॉब लग जाएगी अपने आप समझा देंगे वो प्रैक्टिकल क्या होता है, अभी आपको थ्योरेटिकल ही करना है। तो इसीलिए कह रही हूँ ना, जो स्टैट्यूट में लिखा है उतना ही दिमाग में रखो, पहली बार में जो माइंड में स्ट्राइक हो क्लिक वो ऑप्शन टिक दैट, अपने कंसेप्ट अच्छे करो, ये नहीं तुक्का बिनाने में टिक दैट, जय माता दी बोल करके एक ही कर दिया, अच्छा इसका उंगली आगे टिक कर देते, नेगेटिव मार्किंग में फिर बोल ये आरजेस नहीं है, यू आर हैविंग पॉजिटिव मार्किंग, ये जीएल हो, कंपटीशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, भीड़ एक साथ में बैठे, फिर जरूरी नहीं है बच्चे सब्जेक्टिव, आरजेस में तो ठीक है प्री निकाल लिया, मेंस है फिर इंटरव्यू है, मेंस को देख करके आधे बच्चे तो बाहर हो जाते कि नहीं हमारे बस की बात है, हमने हमारी राइटिंग प्रैक्टिस छूट रही है, काफी टाइम हो गया तो हम नहीं कर सकते। आप लोग यंगस्टर्स हो, अभी जस्ट कॉलेज से निकले हो, तो आप लोग की राइटिंग प्रैक्टिस है, तो आप सोच सकते हो उस पर्सपेक्टिव। इस वजह से बोल रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग में सोच समझ के हमें आंसर करना है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यही होता है कि आप पहले जाते हो, ऑप्शन लगाते हो, वो सही रहता है, और फिर उसके बाद आप अपना ज्यादा दिमाग लगा देते हो और गलत हो जाता है। जैसे कहीं पे ऐसे बोल दिया कि आप 30 दिन के अंतराल में पेश कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट, ज्यादा से ज्यादा आपको 60 दिन हो गए, नॉट बियॉन्ड 60 डेज, ये लिखा हुआ कि आपको कितने प्रोड्यूस करना है, 30 डेज में आपको प्रोड्यूस करना है, लेकिन आप 60 डेज से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, विद इन 30 डेज, नॉट बियॉन्ड 60 डेज। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, और दिमाग लगाते हैं 60 + 30 = 90, मैथ्स थोड़ी ना, ऑप्शन 1 आया था 30 डेज कि नॉट बियॉन्ड, ये आया कि एक डॉक्यूमेंट उसको पेश करना है लेकिन कितने दिनों के बाद है, ये चीज नॉट बियॉन्ड दिस ब्लैंक। दूसरा ऑप्शन पूछा था 60 डेज, तीसरा ऑप्शन था 90 डेज, और फोर्थ ऑप्शन था 120 डेज।
बच्चे क्या करने के 90 डेज टिक करके आ जाओ, 60+30, क्यों? यहाँ पे वो अपना इंटरप्रिटेशन, पता प्रॉब्लम क्या है, इंटरप्रिटेशन है तो प्रॉब्लम है। अगर आपने एक बार इंटरप्रिटेशन समझ लिया लॉ के अंदर, तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको पता है कि हाँ 30 दिन के अंतराल में करवाना, 60 दिन से ज्यादा का टाइम होना चाहिए, वही माइंड में रखो। 30 दिन के अंतराल में 60 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं। और दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि भले ही हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो, डिग्लॉट रखो अपने पास, और इंग्लिश वाले हिंदी में भी। क्यों? वर्ड्स ऐसे आएंगे, अपन जब अपोजिट लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि लैंग्वेज अपन को अट्रैक्ट करती है, वर्ड समझोगे ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिग्लॉट में पढ़ती हूँ। रीजन ये है क्यों माइंड में छप जाता है। 30 दिन के अंदर आगे बोला तो 60 दिन से ज्यादा का टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज क्या पढ़ते हैं, 30 डेज नॉट बियॉन्ड, 60 डेज नॉट बियॉन्ड, 90 डेज भी याद रहता है। लेकिन हम ये पढ़ लेंगे ना कि हाँ भाई स्थगित की है, स्थगित के अंदर 3 दिन के अंदर। अब स्थगित एडजर्नमेंट 3 डेज 3 टाइम्स अपन पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, स्थगित के टाइम पे 3 वक्त से ज्यादा आप नहीं दे सकते एडजर्नमेंट, तो ये अपने माइंड में छप जाता है, और वो छपा हुआ अपने को वहां काम आ गया। एग्जैक्ट, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में याद रहेगा, क्योंकि हम लोग को डीजीएस या फिर हरियाणा जुडिशरी नहीं दे रहे, किसी को सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है पेपर, हिंदी और इंग्लिश में आ रहा है, दोनों को वो करिए। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इंग्लिश में पढ़िए। रीजन है इसका कि आप लोगों के बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी के अंदर गलत होते हैं क्वेश्चंस, और ऑप्शंस भी उनको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे, इंग्लिश वाला जो पैटर्न होगा, जो भी होता है, वो मान्य किया जाता है कि वो सही है। और दूसरी चीज है कि हिंदी में एक शब्द के 10 मतलब निकलते हैं, जैसे कि विक्टिम है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विक्टिम बोलेंगे। वहां पीड़िता बोल दिया, आता बोल दिया, ठीक है, एंड बहुत सारे भी हैं, तो बहुत सारे वेरियस ऑफ मीनिंग्स है। तो इस वजह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा इंग्लिश में कहते हैं ना कॉम्पिटिशन होंगे। और दूसरी चीज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर द लैंग्वेज इन योर सिलेबस, ठीक है? आज आप हिंदी में पढ़ रहे हो, वहां लीगल वर्ड्स पूछे जाते हैं सिलेबस में। आपको पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि जैसे संबंधी उपसंजित और अनुपसंजित होना, अनुपसंजित समझ नहीं आ रहा, नॉन अपियरेंस, अगर इनके टाइटल भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन आपके लीगल वर्ड्स में से रिपीट हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम लाइसेंस हो गया था, कि लाइसेंस को क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही नहीं पता, इंग्लिश वालों को तो पता, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण। तो वही है ना, तो these are the typical words। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इनको ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हिंदी से आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती है हिंदी से। सब्सटैंटिव लॉ पूछ लिया, सब्सटैंटिव एविडेंस पूछ लिया, तो क्या बोलोगे आप, बताइए सब्सटैंटिव एविडेंस मुझको बताइए क्या बोलते हैं, साधन साक्ष्य। लेकिन ये कहाँ पढ़ोगे, डिग्लॉट में पढ़ोगे आप। इसीलिए बोल रही हूँ ना, अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, क्योंकि लिस्ट का तो कोई एंड ही नहीं होता, एग्जॉस्टिव थोड़ी ना होती है लैंग्वेजेस के अंदर। मैंने क्या बोला, बहुत वाइड है लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लिस्ट वो एग्जॉस्टिव नहीं होती, बहुत वाइड है। अब आप एक एक वर्ड थोड़ी ना ये पढ़ने बैठोगे, तो पर्यायवाची पढ़ने बैठो, विलोम पढ़ने बैठो, शब्दार्थी पढ़ने बैठो, क्या क्या पढ़ने बैठोगे, हो गई फिर तो कहते हैं ना उस सब्जेक्ट का तो तुमने डैश डैश कर दिया, वो वाली चीज है। तो चीजें कहाँ से आएगी, डिग्लॉट, डिग्लॉट से पढ़ोगे तो चीजें रिकॉल होंगी। क्यों? हमने प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा है पूरे ऑल टाइम 5 ईयर के अंदर, और 3 ईयर के अंदर फिर भी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि डिग्लॉट में पढ़ा दो कॉलेज में, अगर कॉलेज जाते हो। बट मोस्टली टाइम ये देखा जाता है कि 3 ईयर वाले स्टूडेंट्स जाते हैं अपने वर्किंग पर्सन को। तो प्रॉब्लम अपने साथ लैंग्वेज क्या है, तो ये आज से आप कर लो कि कोई भी आप एग्जाम अगर राजस्थान का क्रैक करो, तो आपको लॉ हिंदी में आना चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों को। और हिंदी मीडियम वालों के लिए इसलिए पॉसिबिलिटी है, मतलब अच्छी चीज है कि आप लोगों के लिए सहूलियत होगी उसको सीखने को, उसको लर्न करना। एंड लर्न करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लॉ, क्योंकि पढ़ लेंगे सब लेकिन याद नहीं है। लेकिन वो वर्ड्स छप जाते हैं, उसने ध्यान रखो। हाँ, वो उसी टाइम हिंदी में ही याद रहेंगे। और सिविल का इतना नहीं अच्छे से समझ में आ जाए, तो बहुत बार ऐसा तो इंग्लिश में नहीं आते समझ में। अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं पूरे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बचपन से लेके अब तक नहीं आया, फिर हिंदी में आ
जाएगा कि हाँ भाई ए है वो दूसरे की संपत्ति में घुस गया, तो यहाँ पे जो भी है रॉन्गफुल पोजेशन उसके बारे में बात हो रही है या फिर तो भी है। तो वही चीज है, तो वहाँ पे इलस्ट्रेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्टली उसमें यही होता है कि हिंदी में ही आप पढ़ करके समझ में आ, इंग्लिश टू इंग्लिश आप इंटरप्रेट कर ही नहीं पाते। इस वजह से ठीक है हाई कोर्ट्स है, प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश चलती है, लेकिन हमें हमारा एग्जाम है, हमें लिटिगेशन जाना नहीं है। एग्जाम भले ही आपका APO का हो, GLO का हो, सब में हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, तो आप इसके लिए तो करोगे ही करोगे, और अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल हो तो फिर आप उनके लिए भी क्या करोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही निश्चित कर लीजिए कि हमें करना ही, क्योंकि हर पैटर्न में, हर सर्विस में आपको आगे जाके हिंदी में ही काम करना, वहां नहीं करेंगे। वाद और वाद पूछ लिया क्या होता है, मैडम पता ही नहीं क्या होते हैं, नाम ही तो उर्दू वर्ड लग रहा है, पढ़ा भी है क्या हमने, फिर ध्यान आया अरे यार इसको तो सब्सिक्वेंट रीडिंग बोलते हैं, ऑर्डर टू लाइक पढ़ा हुआ होता है, लेकिन पर जहां तक हो सके देखो मेरा क्या पैटर्न रहेगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है, तो मैं ये नहीं कह रही कि प्योरली मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, प्योरली मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं है कि आपके सामने बोल के समझाना है, प्रूडेंट लैंग्वेज अपनी हिंदी रहेगी, क्योंकि समझने में खुद हिंदी में ही आएगी, ठीक है, नॉर्मल वाली हिंदी, लीगल वाली हिंदी नहीं, नॉर्मल वाली हिंदी, लेकिन जो अपना वो है ना वर्ड्स होंगे उसको साथ साथ में अपन हिंदी में भी ट्रांसलेट करें, आपके लिए भी सहूलियत रहेगी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल अपना इंटरप्रिटेशन से पहले मैं एक चार्ट बनवाऊंगी, चार्ट चलेगा अपना, तो ये चार्ट से क्या आपको पूरा ओवरऑल सीरीज का एनालिसिस हो जाए, प्लस उसमें कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, तो कल थोड़ा सा लिखने का काम रहेगा आपका, तो कुछ रूल्स रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे ना चीज को, जब आप पढ़ोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे, आपका क्या काम रहेगा, जाना और जाकर के अपने रूम के अंदर उस चार्ट को लगाना, तो आप खुद, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको कमांड कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, लेकिन आप खुद उस चीज को ऑब्जर्व करके सोचो ही नहीं यूजफुल है, लगाना चाहिए। सेकेंडली मेरा ये भी रहता है कि अपने ओवरऑल CPC के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या टाइम नहीं रखा, क्या क्या अथॉरिटी है, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, तो उनकी भी जो टाइम पीरियड अथॉरिटी, क्यों, क्योंकि एट लास्ट डे जब होता है ना 10 दिन आने वाले होते एग्जाम के, हम ये किताब भी खोल के बैठते हैं, ये भी खोल के बैठते हैं, रात एग्जाम है सुबह रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा, एक दिन पहले छोड़ दो पढ़ाई लिखाई सब, जो कहते हैं ना अपने वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टिविटी वो अपन कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए, बस उतना ही, फिर सो आराम से, उसके बाद पेपर दो, बहुत अच्छा हो, ऐसे जाओगे नर्वसनेस आएगी, एंजाइटी फील होगी, क्योंकि आपने आधा पढ़ा हुआ रहता है, आधा नहीं पढ़ा हुआ रहता, ठीक है, इंसान दो टाइम बेफिक्र रहता है, या तो उसने पूरा पढ़ा हुआ रहता है या फिर उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ रहता, तो ये दो कैटेगरी में रखो अपने आप को, इस कैटेगरी में नहीं आधा पढ़ गया आधा नहीं पढ़ा, टाइम दे रहे हो 2.5 महीने का, तो उस चीज से दो कि हमें अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट करें, और आप में है वो पोटेंशियल, आज ये तो है नहीं कि आप लोग खुद फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स क्लियर आपने किया है, और प्रोफेशन अपना ऐसा है कि जो कहते हैं ना पूरी अपन को सोशल लाइफ बता देते हैं, एडवोकेसी है एक ऐसे प्रोफेशन, तो अपने अंदर वो पोटेंशियल और वो पेशेंस भी रखो कि हमें 2.5 महीने देना ही है। प्रॉब्लम अपने साथ ये कि अपन एक सब्जेक्ट पूरा होता नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाते हैं, सब्जेक्ट को पूरा करना सीखिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके बाद ही सेकंड सब्जेक्ट पे आप स्विच करें, ठीक है। सेकेंडली जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, एक तो अपन ने फ्रूट के ऊपर बात करी थी ना, आपके CPC है ना वो 3 चीजों में डिवाइड है, एक तो क्या है आपका फ्रूट, एक आपका अपील, एक आपकी एग्जीक्यूशन, है कि नहीं, ये है ना, और लास्ट पार्ट आपको मिसलीनियस, और यही मेरा पैटर्न रहेगा। सबसे पहले सूट पढ़ना शुरू करेंगे, इसका जजमेंट आते ही आपके पास ऑप्शन है, आप अपील में जा सकते हो, फिर अपन अपील की प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप मिसलीनियस पढ़ेंगे। क्या होता है कि आप जब एग्जीक्यूशन लास्ट में पढ़ते हो ना, तो ऑलमोस्ट टाइम पे छूटता ही छूटता है एग्जीक्यूशन, लास्ट में पढ़ते हैं, दौड़ा रहे हैं बस एग्जीक्यूशन में, तो कह रहे एग्जीक्यूशन में बहुत स्पेशली सेक्शन में से क्वेश्चन बनते हैं GLO के अंदर, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूशन में से मिलेंगे, तो सिर्फ वो 20 सेक्शन के पीछे वो ऐसा अपन काम करें, इससे अपन पहले पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, दैट इज मिसलीनियस, तो मिसलीनियस की कैटेगरी में डाल दिया।
यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिर इससे बनते हैं, फिर इससे बनते हैं, और फिर उसके बाद में इससे बनते हैं। उसी पैटर्न में अपन को करना कि अपना एम सिर्फ जीरो क्रैक कर। तो अपन को प्रीवियस ईयर में जो जो पेपर है उसका अपन एनालिसिस करेंगे, उसको अपन यहाँ सॉल्व भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में साथ साथ में आप जो टेस्ट है वो भी आपको रेगुलर देखो, टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको, जब तक आप नहीं दोगे पढ़ करके तब तक पढ़ना बेकार। पता कैसे चलेगा? एक सीट के लिए क्या एक ही सूट के लिए 2 कोट 10 की रिजल्ट्स की रेमेडियल देना है। एक सूट के लिए आप 2 कोट में जा तो सकते हो, लेकिन अगर एक कोट का जिसमें सेम लेवल ऑफ कोट है और अगर वो एक सूट है उसके अंदर 2 कोट का जुरिस्डिक्शन आ रहा है, क्या हम टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। पेक्यूनरी क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, टेरिटोरियल क्या होता है, एपिलेंट क्या होता है, ये 4 तरीके की जुरिस्डिक्शन। तो अब सपोज करो एक एक कोट है, एक कोट के अपन एक प्रॉपर्टी लेके चल लेते हैं कि एक घर है आपका, ये रहा कोटा, ये रहा भूमि, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, राजस्थान में। अब देखिए ये घर है, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे एक घर है, ऐसा एक घर बना हुआ भी वहां पे, ठीक है, जिसका एक कमरा इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, और यही क्या है आपकी विवादित संपत्ति, यानी कि इसके ऊपर विवाद चल रहा है। अब आप कोटा के भी उस कोर्ट में जा सकते हो और आप भूमि के भी कोर्ट में जा सकते हो, तो दोनों के अंदर जुरिस्डिक्शन एक ही जगह पे आप दोनों के अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये भी बस कोर्ट में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेकिन अगर भूमि वाले कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आप सेम चीज के लिए आप फाइल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रेस्ट जुडिकाटा लग सकता है, ठीक है। और अगर आपने एक बार प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी तो भी आप क्या करोगे, कोटा वाले में इनिशिएट तो कर दो पर उसको फिर आगे ट्रायल नहीं चलेगा। रीजन क्या है, वहां पे रेस्ट सब जुडाइज लग जाता है, दैट इज स्टे ऑन द सूट, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 10 और सेक्शन 11 पढ़ेंगे, लिस्ट बनाएंगे पूरी की पूरी की कौन कौन से केसेस में रेस्ट जुडिकाटा लगते हैं, कौन कौन से केस है, कौन कौन से ऑर्डर है जो अपीलेबल इन नेचर है। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन 1 को, जिसको अपन किसके साथ पढ़ते हैं, ऑर्डर क्वालिटी। ऐसे ऑर्डर जिनकी अपील हो सकती है, 2 क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है एमपीसीजे, हाँ एमपीसीजे में भी पूछा जा चुका है और जेएलओ में भी आ चुका है, क्योंकि वहां पे लिस्ट कुछ भी नहीं नहीं नहीं, सीधे टकवानी मत जाना, क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, आप उसी हिसाब से बना लो, सीधे टकवानी मत जाना, बीपी नहीं आएगा। सीधे टकवानी आप तभी जाओ जब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी है, और उसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है जो हम बता के चलते हैं कि जब जो आरजेएस वाला बैच चलता है उसमें कि ये वाला पार्ट ही आपको बुक में से करना और कितना प्रेफर करना। जो नोट्स होते हैं वो इतने सफिशिएंट होते हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइडेड होते हैं इतने सफिशिएंट होते हैं कि आप अगर उनको भी पढ़ के चले गए ना तो आप इनफ स्कोर कर पाओगे जेईई में। और कुछ ही पोर्शन होते हैं कि सीआरपीसी और सीपीसी के बेयरएक्स इतने सफिशिएंट है, तब कोई जरूरत ही नहीं। और कुछ कुछ जो पोर्शन होता है वो लोग बता देते हैं, क्योंकि पूरे पूरे नोट्स आपको अच्छे से मिलते हैं। कोई और कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई एग्जाम के रिगार्डिंग अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑनलाइन में से कोई क्वेरी है मैम? जी पूछिए। नो मैम। मैम जैसे अभी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा रहे हैं तो ये हमारे आरजेएस में भी काम आएगा? हाँ जी, आरजेएस में भी काम तो आएगी। जैसे फिर इसके साथ में मेंस की तैयारी करना मतलब ठीक रहेगा या नहीं? अगर अभी 2.5 महीने आपके पास में आप अगर लिखने के लिए अब बैठते हो, क्योंकि आपको सीबीसी तो पढ़ना नहीं है, उसके साथ में अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 2.5 मंथ में तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर 2.5 मंथ आप पहले प्रिपरेशन को दीजिए, अगर नहीं नोटिफिकेशन जारी होता आरजेएस का तो फिर आप क्या कर सकते हो, मेंस की स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है, लिखना। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपने अभी लिखने के पीछे डिवोट कर दिया टाइम, तो लिखने के पीछे ये मान के चलो अगर आप एक सब्जेक्ट को भी उठा के रखते हैं तो 2 घंटा कम से कम मान के चलो, और ये निश्चित कर लो कि आपको 2 घंटा लिखना है अगर आपको आरजेएस क्रैक करना है। और जेएलओ क्रैक करना है तो ये मान के चलो कि पढ़ना है और हमें 1 घंटा जाकर के उसके प्री के जो पेपर्स है वो सॉल्व करने हैं। अब प्री के क्वेश्चंस गाइड से टेस्ट तो चलेंगी चलेंगी, आप उनको दे लोगे वो भी सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको और भी है कि मेरे को इतना परफेक्शन लाना है कि एक क्वेश्चन भी जो आपका
120 मतलब कहते हैं ना 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन, 50 मार्क्स का ये सीआरपीसी सीपीसी और 150 में से 150 स्कोर कर, तो फिर आप साथ में गाइड भी करिए। 10-15 क्वेश्चंस ये देखिए। मैम हाँ मैम मैम ये सीपीसी के लिए मैम सिर्फ बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है ना, बुक थोड़ी पढ़ने की जरूरत है मैम जीएलओ के लिए? बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बेयर एक्ट सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सीपीसी में इतने केस लॉज नहीं है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन सीपीसी के लिए भी क्या मैम सीआरपीसी के लिए भी बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है ना मैम? सीआरपीसी के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है, बाकी आपको कंसर्न फैकल्टी बताएंगे जहां जहां पे बुक पढ़ेंगे। तो सीआरपीसी में एक दफा ऐसा है कि केस लॉज कुछ है, ठीक है, या तो कंसर्न फैकल्टीज आपको क्लास में करवाएगी, क्लास नोट्स में प्रोवाइड करवाएगी, नहीं प्रोवाइड करवाती तो फिर आपको बुक्स वो अवेलेबल करवाएंगे। तो वो जो भी फैकल्टी है आपको पढ़ाएंगे सीआरपीसी, तो आपको केस लॉज है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एग्जांपल ले लो, आप एफआईआर का आ गया, तो उसमें पूछ लिया ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसका लैंडमार्क केस है, ठीक है। आपका डीडी बासु का केस पूछ लिया, जोगेंद्र कुमार का केस पूछ लिया, तो वो है ना आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, या तो बुक से या नोट्स। नोट्स नहीं सफिशिएंट होते तो फिर अपन बुक्स पे जाते, बाकी हाँ नहीं होते ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपटीशन इज लाइक वेरी हाई, बच्चों को A to Z कहते हैं ना चीजें पता होती है, बट मैं ही नहीं कह सकती परफेक्शन ऐसा है कि 150 वो तो एक बार आप भूल जाओ। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो कोई नहीं करके आएगा, बट 150 में से ये मान के चलो कि बच्चे 140 तक ला सकते हैं, आप लोग भी ला सकते हो। बस द थिंग इज कंसेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। टोटल पेपर कितने, टोटल रिजल्ट आएगा कितने में आएगा, टोटल मार्क्स का आई थिंक 200 की समथिंग होगा, उसमें से लगभग बस 160 में साथ हो जाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट, कुछ और डाउट है आपको, कोई क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजिए डाउट। और लैंग्वेज प्लीज लेके चलिए, लैंग्वेज आपको पता है कंपटीशन बढ़ाता है, और आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना बच्चों को एलिमिनेट करता है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि आपको मेरिट में लाने में हेल्प करे, और कुछ नहीं। लॉ तो मुझे सबको आएगा, सब पढ़े हुए, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी कमांड हो जाएगी एक बार उसके ऊपर, तो आप अराउंड रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग सीपीसी के अंदर क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर फिर भी ऐसा होता है कि आपको जिसे नहीं आते जेलों में इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे चार्जेस आपको पे करने होते हैं, ठीक है, कौन सी पनिशमेंट होगी भूल जाओ। लेकिन सीपीसी में अगर आपकी एक बार सिविल लॉ की कमांड अच्छी जाती है तो सीधा सीधा क्या होता है, प्रोविजन उठ करके आ जाता है वेयर एक्ट में से पेपर के, ठीक है। तो वेयर एक्ट को तो वोट के पी लो, और जिस दिन एट लास्ट डे जब आप करो जाओ तो उस टाइम सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स मुंह पे होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो सेक्शंस है और जो ऑर्डर्स। टारगेट बना लो, जैसे यहाँ पे होंगे पे, और ठीक है टारगेट बना लो कि हमें एक दिन के 50 सेक्शंस याद करने, जिसमें से 10 सेक्शंस होंगे आपके सीपीसी के, 10 होंगे आपके सीआरपीसी के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स होंगे, प्लस केस लॉ होंगे, लिमिटेशन के होंगे, लिमिटेशन के भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, वो सब चीज़। तो एक सीक्वेंस में जब आप टारगेट्स करते चलोगे, लेकिन हमें इनका ये टारगेट रखना है और उसको अचीव करोगे, तो ये कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है जेल में, क्योंकि इसका सबसे अच्छी चीज ये है कि कम सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो इन डेप्थ आने के कोई चांसेस नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन ऊपरी तौर से, ठीक है, बट अपन को थोड़ा सा इस बार इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन इज क्वाइट, 5 साल बाद हो रहा, ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे, अभी नवंबर दिसंबर तक 2019 में हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन तो हाई रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेरी है ऑनलाइन में? कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना फिर क्लास को ओवर करते, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू हो जाती है। थैंक यू।